Hello guys, assalamu alaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Apesh Poor. Welcome back to Mithu React with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजिया, आप सब लोग इससे ख्याल क्योंकि आपके मिठू भाई अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज हम देखने जा रहे हैं इंडियन रेलवे का वो ट्रैक जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब वो वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया बिल्ट अ इम्पॉसिबल ट्रैक। ठीक है, इंडिया ने जो नामुमकिन ट्रैक लाइन है वो क्यों बनाए, और उस ट्रैक आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उस रेलवे ट्रैक या है रेलवे स्टेशन का नाम कौन खान। ठीक है, वो देखेंगे और उस पर अपनी मजीद रिएक्शंस भी देंगे, अपनी गुफ्तगू भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर। कोंकण रेलवेज एक मेजर रेल है जो मुंबई को मैंगलोर से जोड़ती है। देश के वेस्टर्न कोस्ट पर बनी ये लाइन एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 741 किलोमीटर और 72 स्टेशन के साथ ये मोस्टली वेस्टर्न घाट्स के थ्रू जाती है जो काफी डिफिकल्ट टेरेन है किसी भी रेलवे लाइन के लिए। 2000 से ज्यादा ब्रिजेस और 92 टनल्स लगी हैं इसे बनाने में और टोटल कॉस्ट आई थी 3555 करोड़ रुपए। राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, और 1998 तक ये फुली ऑपरेशनल हो गई थी। यानी 1998 से पहले कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं था मुंबई से मैंगलोर के बीच। लोगों को पुणे, बेलगाम, हुबली से होते हुए जाना पड़ता था, इतना घूमकर। जिस ट्रिप में अभी 17 घंटे लगते हैं उसमें पहले 2 दिन से ज्यादा लग जाते थे और कई बार तो मल्टीपल ट्रेन भी चेंज करनी पड़ती थी। फिर इसे बनाने में इतना टाइम क्यों लगा, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। पहली बार इधर रेल लाइन बनाने का सुझाव 1894 में रखा गया था। ब्रिटिश सरकार और रेल कंपनीज चाहती थी कि उनके पोर्ट्स बेहतर कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से और ट्रेड और कॉमर्स बढ़े, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी में उन्होंने इसे फाइनेंशियली अनवायबल पाया। तब की टेक्नोलॉजी इसे बना तो लेती मगर डिफिकल्ट टेरेन की वजह से भारी इंजीनियरिंग करनी पड़ती जिसमें कॉस्ट काफी बढ़ जाती। इसलिए 750 किलोमीटर का हाईवे ही एक जरिया रहा मुंबई से मैंगलोर के बीच, या सी से ही कवर किया जा सकता शिप्स की मदद से। कुछ साल बाद 1907 में मद्रास से शोरनूर के रास्ते मैंगलोर तक रेलवे लाइन बनाई मद्रास रेलवे कंपनी ने। इसका स्कोप देखते हुए इसे मुंबई तक एक्सटेंड करने का भी प्रपोजल रखा उन्होंने, मगर सेम ही आउटकम निकला, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। इसका मेन रीजन था कि रूट में कम पॉपुलेशन और कम ट्रेड है बाकी रूट के कंपैरिजन में, तो वो कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा रूट को गोवा से गुजरना था जो उस वक्त पोर्चुगीज कंट्रोल में था, वो भी ब्रिटिश रेल कंपनीज के साथ इतना कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। फिर से कई सालों के लिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद कोंकण रेल का आइडिया दोबारा उठाया गया और 1957 में कई जगह एरियल सर्विस भी किए गए। मुंबई की एग्जिस्टिंग लाइन को भी धीरे धीरे एक्सटेंड करना शुरू किया, जैसे 1964 में दीवा से पनवेल तक और 2 साल बाद आप्टा तक। उसी साल रेलवे मिनिस्टर ने इसे साउथ में और एक्सटेंड करने का प्रपोजल रखा वेस्टर्न कोस्ट रेलवे के नाम से। इसके लिए मैंगलोर और दसगांव से रत्नागिरी के बीच सर्विस करवाए गए, मगर इन सब कोशिशों के बावजूद रोहा तक एक्सटेंड करने के लिए 20 साल लग गए। इसका नाम कोंकण दिया गया है रीजन के नाम पर, जो कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड को कहते हैं। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में आता है, वेस्ट में अरेबियन सी और ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स के बीच। फाइनली ऑलमोस्ट 100 साल की वेट के बाद जुलाई 1990 में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड KRCL को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। इससे इंडियन रेलवे से अलग रखा गया क्योंकि उस वक्त 3500 करोड़ रुपए चाहिए थे इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जितने फंड रेलवे के पास मौजूद नहीं थे। इंडियन रेलवे के पास प्रायोरिटी लिस्ट में पहले ही बहुत काम थे, जैसे कुछ लाइन्स और स्टेशन को अपग्रेड करना, ऑपरेशन को स्मूथ बनाना, जिसके कारण वो कोंकण रेलवे लाइन पर फोकस ना कर पाते, और अगर उन्हें फंड्स मिल भी जाते तो वो उन्हें दूसरे कामों में पहले लगाना ज्यादा जरूरी समझते। ये देखते हुए पार्लियामेंट ने रेल मंत्रालय के अंडर मगर इंडियन रेलवे से अलग एक कंपनी बनाई और उसे डायरेक्टली फंड्स एलोकेट किए। इससे कोंकण रेल बनाना पॉसिबल हो पाया। बजट पास होते ही रोहा को मैंगलोर से कनेक्ट करने का काम भी शुरू हो गया। पूरे रूट को 7 सेक्टर्स में बांटा गया, जिसमें हर एक सेक्टर लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। 3 स्टेट से पास करता है ये रूट, 382 किलोमीटर महाराष्ट्र से, 105 किलोमीटर गोवा से और 273 किलोमीटर कर्नाटका से। इसके पहले 2 सेक्शंस 1993 में खुले, मैंगलोर से उडुपी और रोहा से वेरा के बीच, और पूरा रूट जनवरी 1998 में खुल गया और उसी समय सावंतवाड़ी एक्सप्रेस चलने लगी रूट पर। टोटल 3555 करोड़ रुपए लगे। रूट में 2116 ब्रिजेस और 92 टनल्स शामिल हैं ताकि टर्न्स और ग्रेडियंट कम से कम रखा जा सके स्पीड मेंटेन करने के लिए। रूट का एवरेज ग्रेडियंट सिर्फ 0.38 डिग्रीज है और 160 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड पाने के लिए मैक्सिमम कर्व रेडियस 1.26 किलोमीटर की रखी गई है। लॉन्गेस्ट टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है। रत्नागिरी के पास कार्बोडे टनल और टॉलेस्ट वायडक्ट 64 मीटर हाई है। पनवल नदी
नदी पर, और वो भी रत्नागिरी के पास। टोटल 72 स्टेशन आते हैं पूरे रूट में, मगर ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ कुछ मेजर स्टेशन पर ही रुकती है। तीनों स्टेट्स ने भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड की थी इसके लिए। भारत सरकार का 51% हिस्सा था, बाकी महाराष्ट्र का 22%, कर्नाटका का 15%, केरला और गोवा दोनों का 6% कंस्ट्रक्शन लार्सन एंड टूब्रो, गैमन इंडिया और एफकॉन्स ने किया अलग अलग सेक्शंस में। अलाइनमेंट को फाइनलाइज करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया गया और काम दोनों एंड से शुरू हुआ साथ में। हाइड्रोलिक टनल डिगिंग इक्विपमेंट को स्वीडन से इंपोर्ट किया गया ताकि टनल कंस्ट्रक्शन में कम से कम इश्यूज आए। देश में पहली बार इंक्रीमेंटल लॉन्च मेथड का इस्तेमाल किया गया। इन अचीवमेंट्स के अलावा कंस्ट्रक्शन में कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले था लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। लगभग 43,000 लैंड ओनर्स से जमीन खरीदने में कंपनसेशन और रिलोकेशन के इश्यूज उठे। गोवा में इन पर कोर्ट केसेस भी हुए इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के वायोलेशन को लेकर। सेंसिटिव इकोलॉजी को हार्म पहुंचाने के लिए उन पर इल्जाम लगाए गए, जिसके बाद प्रोजेक्ट को 9 महीने के लिए रोक दिया गया। एक हाई लेवल कमेटी ने एक बार फिर से स्टडी की और कुछ रिकमेंडेशंस दिए रूट के लिए, जिसके पूरा होने पर काम फिर से कंटिन्यू हो पाया। कुछ टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान रूफ कोलैप्स होने से काफी डिलेज भी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ काफी सॉफ्ट सॉइल मौजूद थी। इस डेंजरस सिचुएशन की वजह से 19 वर्कर्स की भी जाने गई, जिनके परिवार वालों को कंपनसेशन दिया गया। पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कुल 74 जाने गई। क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनाना पहले से ही काफी डिफिकल्ट साबित होने वाला था, इसीलिए इसको बनाने के लिए एक ब्रिलियंट रेलवे इंजीनियर और मैनेजर की जरूरत थी। यहाँ एंट्री हुई ई श्रीधरन की। ये पहले से ही काफी अकम्प्लिश थे और कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स में उनका भारी योगदान रहा था। जैसे 1964 में एक सुपर साइक्लोन ने जब रामेश्वरम के पास पाम्बन ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तब इसे रिस्टोर करने की जिम्मेदारी ई श्रीधरन को दी गई थी 6 महीने के टारगेट के साथ। उन्होंने अपनी रिसोर्सफुलनेस दिखाते हुए इसे सिर्फ 46 डेज में पूरा कर दिखाया। ये रूट आज भी यूज होता है और कोई भी मेजर इशू नहीं देखने को मिला इतने सालों में। आज उसके पैरेलल में एक नया पाम्बन ब्रिज बनाया जा रहा है वर्टिकल लिफ्ट सेगमेंट के साथ, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है इस वीडियो में। इसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। पाम्बन ब्रिज की सफलता के बाद ई श्रीधरन को कोलकाता भेजा गया, कोलकाता मेट्रो की प्लानिंग, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एज अ डेप्यूटी चीफ इंजीनियर। ये तब देश में सबसे एडवांस प्रोजेक्ट में से एक था। पहली बार इंडिया में मेट्रो रेल बनाई जा रही थी और इसका काम शुरू हुआ 1970 में। उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और फाउंडेशन स्टोन भी शुरू से ही काम कर रहे हैं। 1975 में उन्हें प्रोजेक्ट से ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद वो वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर रहे कुछ सालों के लिए, और 1990 में जब वो रिटायर होने ही वाले थे, रेलवेज ने एक्सटेंशन देकर कोंकण रूट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। इसे उन्होंने बखूबी निभाया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। उनकी लीडरशिप में इस पर स्पीड से काम हुआ और सिर्फ 8 साल में पूरा रूट बनकर तैयार था। सिर्फ 3 साल का डिले और 15% कॉस्ट ओवररन देखने को मिले, जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट में बहुत रेयर होता है। कोंकण रेलवेज की सफलता के बाद उन्होंने 1998 में दिल्ली मेट्रो बनाने की कमान संभाली। 4 साल बाद 30,000 से शादरा का पहला स्ट्रेच खुल भी गया और आज दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जहां पर काम टाइमली और बजट के अंदर पूरा हो जाता है। उसके बाद उन्होंने कोची, जयपुर और लखनऊ मेट्रोज में भी एडवाइस किया, इसीलिए आज उनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर कोंकण रेलवे के प्रेजेंट स्टेटस की बात की जाए तो 100 से ज्यादा ट्रेन चलती हैं रूट पर। इनमें 46 पेयर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के हैं और 4 पेयर पैसेंजर ट्रेन के। इसके अलावा 600 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती हैं समर, विंटर्स और अलग अलग हॉलीडेज के वक्त। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स कोंकण रेलवे से ट्रैवल करते हैं, जो कि पिछले 20 सालों में 7 गुना बढ़ गए हैं, और 3,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है इनका। इसके बनने से काफी फायदा भी देखने को मिला है लोगों को ट्रेड और माइग्रेशन में। वेस्टर्न कोस्ट को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से लोकल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को चीपर रेट पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकती है। इस रूट में रहने वाली पॉपुलेशन धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस की तरफ भी शिफ्ट होने लगी है। मुंबई, गोवा और मैंगलोर जैसे बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ा है, जो रूरल एरिया से बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला है। कई अनटैप्ड प्लेसेस जैसे गणपतिपुले, अंबोली और रत्नागिरी जैसे सीनिक स्पॉट्स में लोग ज्यादा ट्रैवल करने लगे हैं, और गोवा में तो टूरिज्म बड़ा ही है इसकी वजह से। इसके बनने से पहले मुंबई से गोवा के बीच 20 घंटे लगते थे लोगों को, पुणे के रास्ते जाना पड़ता था और रामनगर में ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी। अब मुंबई से गोवा सिर्फ 8-9 घंटे लगते हैं। रोज जनशताब्दी, वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस और डोरंटो एक्सप्रेस चलती है इनके बीच। इसके बेनिफिट्स देखते हुए रूट को डबल ट्रैक करने के भी प्लान्स बने, जो कि पूरी सिंगल ट्रैक थी पहले। रोहा से वीर तक 47 किलोमीटर लंबा सेक्शन डबल ट्रैक कर दिया गया है 2021 में 770 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ। इसके अलावा 324 किलोमीटर के सेक्शंस को अभी भी डबल ट्रैक किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये सेक्शन मोस्टली फ्लैट टेरेन पर मौजूद हैं। जैसे मदुरै से वैभववाड़ी रोड तक का ये 88 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच। इसके अलावा रूट को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए भी प्रपोजल्स रखे गए। यहाँ तक यार बहुत है, मेरा तो सुन के दिमाग ही घूम गया है। 90, 98, 90, 71 पता नहीं क्या क्या तरीके बता रहे हैं, और ये सुनकर मैं हैरान हो रहा हूँ कि इंडिया यार मतलब शुरू से ही
इन चीज़ों पर काम कर रहा था, रेलवे पर। ऐसे नहीं हम लोग कह रहे हैं कि इंडियन रेलवे बहुत बेस्ट है और इंडियन रेलवे में हम लोग पाकिस्तानी ये समझते हैं जो इंडियन रेलवे है वो पूरी दुनिया में नहीं है। ऐसे नहीं है, वो शुरू से ही रेलवे पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग अंदाज़ा करें 1998 में इसका इनॉग्रेशन हुआ कोनकान रेलवे का, और उस वक्त इनका जो बजट था वो 35,000 करोड़ का था। 3500 करोड़ का, पता नहीं 35,000 करोड़ का, इस तरह का बता रहे थे। तो आप लोग अंदाज़ा करें कि वो अपने काम जो प्रोजेक्ट में इतना बजट रख रहे थे, तो फिर जाहिर है उन्होंने जब आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा पाएंगे ना। तो इस वक्त भी जो 2023 और 24 की वो बता रहे थे कि जो साल की आमदनी है कोनकान रेलवे की वो 3300 करोड़ 3400 करोड़ पे है। ठीक है, तो जितना आप लोगों ने 1998 में लगाया था उतना आप इस साल में कमा रहे हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि कितना वो अब इससे कमा पाएंगे, और कितने लोगों को सहूलत मिली है। जब दो दो दिन लग जाते थे आपको मुंबई से मतलब गोवा जाने के लिए, या यहाँ पर कोनकान यहाँ पर जाने के लिए, अब वो आप लोग 9 से 7 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल्स आप लोगों ने वीडियो में देख ली, हम उसको डिस्कशंस नहीं करते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था जी आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है, भरपूर सपोर्ट करना है, जिसमें आप लोगों ने पहले कर रहे थे, लेकिन बीच में आप लोगों ने हमें बहुत मायूस किया, लेकिन हम आप लोगों से मायूस नहीं हुए। हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग देखते हैं कि आप लोग हमें कब तक सपोर्ट नहीं करते। तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट्स भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साइनिंग ऑफ।